जय हिंद सभी दोस्तों को। तो आप लोगों की कंपटीशन की पढ़ाई होप है सबकी बढ़िया चल रही होगी। और आज हम फिर से लूसेंट साइंस की सीरीज लेके आ गए। देखो आप लोग लूसेंट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ते होगे, लेकिन साइंस भी बहुत ज़रूरी है लूसेंट की, जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए चालू करेंगे। बिल्कुल प्रेशर, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना। कोई भी एग्जाम आप उठा लो, एनडीए हो, एसएससी का हो, पीओ का हो, किसी का भी। तो प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि प्रेशर क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया। नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऐसा पूछेंगे, ये चीज़ क्या होती है तो आप प्रेशर बताओगे। एक ऐसा क्वेश्चन पहले बन सकता है। दूसरा इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, फोर्स से ऊपर, ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। एरिया कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका प्रेशर की वैल्यू आ गई। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। अब जो ये प्रेशर, इसकी यूनिट कैसी हुई, ऊपर देखो फोर्स की सब न्यूटन जानते हैं और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो आपकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। और दूसरी प्रेशर के ऊपर काम किया था हमारे साइंटिस्ट पास्कल ने, तो उनके ऊपर भी इसकी यूनिट है पास्कल, जिसको हम लोग पीए से भी दिखाते हैं। ये चीज़ इतनी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। अब इसके बाद एक जो सबसे फेमस चीज़ आती है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको लिखो, इसकी सिंपल सी जो डिफिनीशन है ऐसे ही पेपर में आती है। तो प्रेशर एडजस्ट माने लगाना होता है या फिर क्या करना, आपको एक्ट करना ना। प्रेशर एडजस्ट बाय अ कॉलम ऑफ मरकरी कॉलम ऑफ मरकरी है ना, कितना होता है वो 76 सेंटीमीटर। अब द प्रेशर एजेड बाई अ कॉलम ऑफ मरकरी है ना, कितना 76 सेंटीमीटर हाइट होती है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 ऐसे होगी 45 आपकी डिग्री एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड ये हाइट वाला है, ठीक है। ये डिग्री जो है ये तो आपकी टेम्परेचर वाली है, और ये जो है ये आपकी एल्टीट्यूड वाली है ना। इसको या फिर एल्टीट्यूड की जगह आप लिखो लैटीट्यूड वाली, ठीक है। ये सब तो जानते हो आप, लैटीट्यूड वगैरह क्या होती है ना, अक्षांतर और देशांतर यही वगैरह कहते हैं ना, लैटीट्यूड वगैरह आप है ना होती नहीं, जो ऐसे जो लेटी हुई लाइन होती है उनको लैटीट्यूड आप कहते हो, और जैसे नहीं जो ऐसे वाली लाइन होती है उनका लैटीट्यूड कहते हो, और जो ऐसे होती है आपकी लॉन्गिट्यूड वगैरह, ठीक है। 45 डिग्री होती हैं, ठीक है। तो ये लैटीट्यूड में रहता है। लैटीट्यूड मतलब ये रहेगा कि सी लेवल से, अभी देखो समझाना है, अभी अच्छे समझना। 45 डिग्री लैटीट्यूड एट सी लेवल। अब यहाँ पर अगर सी लेवल है तो आपकी बात क्या होगी, ये हॉरिजेंटली बात होगी, ठीक है। तो लेटी मतलब आपका हॉरिजेंटल यानी कि ऐसे होगी बिल्कुल, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लंबी ऐसे, ये याद रखना, ठीक है। अब ये सी लेवल से क्या होती है इसमें आपको नहीं जाना, बट डिफिनीशन याद रखो। इफ प्रेशर एसेट बाई अ कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री लैटीट्यूड एट सी लेवल, वही आपका क्या होता है, राइज होता है आपके उसमें मरकरी में, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे, मान लो ये आपका मरकरी का ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर 76 मीटर जो प्रेशर एडजस्ट करता है वही आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक मान ली गई, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है, एटमॉस्फेरिक की जो यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट है ना, यूनिट आपकी होती है एटीएम, और उसको कहते हैं 1 एटीएम। 1 एटीएम की जो इसमें जो इनकी जो चेंज इन यूनिट्स होती है उसको याद रखना है। जैसे 1 एटीएम मतलब क्या, मतलब 10 की पावर 5 पास्कल। देख लो कितना ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम का मतलब हुआ 10 की पावर 5 पास्कल, देख लो ना, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो इसको अगर सिंपल सा लिखना होता कि ये प्रेशर क्या होता, तो 760 mm ऑफ Hg, इसको ऐसे लिखा जाता है, Hg मतलब मरकरी। नॉर्मली ऐसे लिखेंगे 760 mm ऑफ Hg क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये सब भी नहीं लिखते कभी, 0 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री लैटीट्यूड एट सी लेवल नहीं, केवल पूछेंगे 760 mm जो है वही 76 सेंटीमीटर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है, ठीक है, मिलीमीटर के। अब देखो यहाँ से जो 1 एटीएम है ये आपके इक्वल होता है 1 अच्छे से देखना 1.01 बार के, ये भी याद रखना। अब ये जो बार है, ये बार जो है ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में नापा जाता है,
ना, जैसे 1 बार 2 बार, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट जो है फेमस, भाई ये भी यूनिट है ये भी यूनिट, लेकिन फेमस यूनिट क्या है आपकी एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम से दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको बार में दिखेगी, तो आप एटीएम का बार से देख लो, लगभग दोनों बराबर है कि नहीं, लेकिन ये है किसमें से बड़ा कौन आपको दिख रहा है, एटीएम बड़ा दिख रहा है कि नहीं, देख लो आप आराम से। 1 एटीएम में इतना ये है, देखो 1 एटीएम में ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, तो आपका एटीएम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना याद रखना, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और सुनो, जो 1 बार होता है उसकी वैल्यू होती है 760 टॉर। अब देखो भाई इतनी सारी यूनिट आ गई तो कोई कंफ्यूजन हो ना, सब यूनिट पूछी जाती है। 1 बार जो होता है 760 टॉर होता है, ये भी यूनिट है, ये यूनिट जो है 1 बार में 760 होता है। इसको समझने के लिए देखो अच्छे से, ये जो यूनिट है 760, अगर 1 आपका कितना राइज कर जाए, ये 760 टॉर है, ठीक है। अगर 1 mm राइज करेगा तो आपका जो होगा ये कितना हो जाएगा, 7.6 है, सिंपल सा। देखो 7 अच्छे समझना, 760 में आपका कितना होगा, 760 राइज होगा, समझ में आ रही बात। वैसे आपका 1 mm में कितना होगा, 7.6 राइज होगा, 7.6 आज का क्या 1 mm में 7.6 राइज होगा, सिंपल सा ये याद रखना है। ऐसा 760 ऑफ mm है, ठीक है, तो 1 mm जो है आपका कितना, अच्छे समझना, इसको समझना है। यहाँ पर आप 1 mm की जगह लिखो 1 टॉर। 1 टॉर का मतलब है 7.6 mm ऑफ राइज, सिंपल सा मतलब इसका यही रहेगा, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। 1 टॉर का मतलब होगा आपका 760 आपका राइज, ये इतना सिंपल सा रहेगा। ये चीज़ पूरा समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ पूरी बात समझ में आई कि नहीं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे क्या है पूरा बात समझ में आई होगी, ठीक है। आपको ये अच्छे से देखो, हमने हर एक चीज़ यहाँ पर लिख दी जो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक से रिलेटेड है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखो जो 1 टॉर है ना, इसमें आपको लिखना है 1 टॉर जो होगा ये 1 mm ऑफ xg होगा, ठीक, इसको ये याद रखना। आप सिंपल सा समझो, अगर 760 टॉर जो है वो 760 mm ऑफ xg है, तो 1 टॉर 1 mm ऑफ xg होगा, ये इतना मतलब सिंपल सा, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो हम देखने वाले हैं आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ बातें, वो भी देख लो, फिर हम प्रेशर इन लिक्विड देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, इसको वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक चीज़ देखना, इसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। किससे किया जाता है, बैरोमीटर से, पहली बार, ठीक है। और ये डिक्रीज करता है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डिक्रीज करता है विद हाइट, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हम 2 चीज़ें हाइट में नहीं कर पाते, एक जो आपका फाउंटेन पेन वगैरह होगा वो लीक कर जाता है क्योंकि प्रेशर कम होता है, दूसरा कुकिंग करने में दिक्कत होती है, कुकिंग हो तो जाती है लेकिन दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन 2 आ चुके हैं, ठीक है। लीक करता है आपका कौन सा, फाउंटेन पेन, ठीक, और आपका कुकिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना, कुकिंग करने में क्या प्रॉब्लम। अब ये बैरोमीटर से नापा जाता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या क्या चीज़ें बताता है। मानो अगर सडन फॉल हो जाए किसमें, बैरोमीटर में, बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर भी एक ऐसे क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया था मरकरी वाला, वैसे ही नॉर्मल होता है, उसकी शेप के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ऐसे करके रहता है, उसमें लगा रहता है, वो इतना कुछ से पूछा नहीं जाएगा। तो अगर सडन फॉल हो गया तो आपका क्या आता है, स्टॉर्म। अगर सडन फॉल होगा एकदम से, ये क्या हुआ, जो बैरोमीटर इसकी वैल्यू एकदम से नीचे गिर गई, ठीक है। अगर आपका क्या हुआ, स्लो राइज हुआ, स्लो फॉल हुआ, पहले तो स्लो फॉल हुआ, तो आपका क्या जाएगा, इसमें आपकी रेन होगी। और अगर इसमें स्लो राइज हो गया, स्लो राइज, तो आपका क्या आ जाता है, क्लीन वेदर होता है, समझ लो। इससे इतनी चीज़ें ये आपका फोरकास्ट में काम देता है। पूछते हैं बैरोमीटर का काम क्या होता है, तो ये फोरकास्ट में काम देता है, मतलब बताने में कि मौसम कैसा हो सकता है, ठीक है, ओवर फोरकास्ट। समझ में आई बात की नहीं इतनी, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड, अब इसको कैसे बताया है आपकी लूसेंट में, देखो उसमें कहा है कि द प्रेशर exerted बाई लिक्विड मॉलिक्यूल्स, है ना, इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में आप लोग को रखोगे, इस हिसाब से होता है, इन अ कंटेनर द प्रेशर exerted बाई लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, है ना, ऑन वॉल्स, इन कंटेनर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर कॉल्ड प्रेशर इन आपका क्या, लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड। भाई जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है वही प्रेशर इन लिक्विड होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब कुछ देखो, ये डिफिनीशन ज़्यादा मेन नहीं, इससे कुछ चीज़ें जो आती है वो बहुत मेन है। जैसा सबसे पहले जो प्रेशर है, मान लो देखो इसको ऐसे बनाओ, पहले तो ये बीकर है हमारा, इसके बाहर जो होगा हमारा प्रेशर वो हमने बता दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही बात।
उसके बाद ये जो इसमें प्रेशर है, मान लो आप यहाँ पर हो तब तो नॉर्मल प्रेशर लगेगा, बिल्कुल सेम रहेगा जब तक आप किसमें हो, इसको कहते हैं सरफेस पे हो। जब तक आप इस सरफेस को इमेजिनरी लाइन इसको मान लेते हैं, ठीक है, सरफेस हो, यहीं पर सरफेस टेंशन लगता है, अभी जस्ट आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों, मान लो अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ पर ये प्रेशर बराबरी से ना लगाए तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको अंदर नहीं दबा देगा। खुद ही सोचो, अगर ये जो पानी इसको ऊपर प्रेशर ना लगाए सेम जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पानी को अंदर ना दबा के वो ये कुछ इस शेप का बन जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, पानी कुछ इस शेप का बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा ना। धक्का दे तो सबसे ज़्यादा सेंटर में धक्का लगता है, किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रेशर सेंटर में लगता है, होता है कि नहीं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर प्रेशर बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सरफेस पे। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे आ जाओ हाइट h पे, तब क्या होता है, तब आपका प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू आती है ρh(g). देखो अब इसमें रो क्या है, रो है डेंसिटी लिक्विड की, पहली बात, इसको हमेशा के लिए याद रखना है। दूसरा ये क्या हाइट है, डेप्थ है, कितना नीचे आप आए हो, और g तो अपना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई अब आप अर्थ में हो तो ग्रेविटी तो लगेगी ही, है ना, नॉर्मल सी बात, ठीक है। ये चीज़ें इतनी समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आई होंगी। अब यहाँ से कुछ पॉइंट आते हैं, देखो आपसे पूछा जाएगा कि किसी एक पॉइंट पे, मान लो एक, अगर देखो आप कुछ पॉइंट आएंगे लेकिन उसमें आपसे पूछेंगे, ये तो डेफिनेशन नोट की होगी ना, आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे। जैसे मान लो स्टैटिक है, जो हमारा लिक्विड हो कैसा, स्टैटिक है, चल नहीं रहा, स्टैटिक लिक्विड है, ठीक, उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला पूछेंगे, मान लो किसी एक स्ट्रेट लाइन में, किसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर प्रेशर यहाँ पर पूछा और प्रेशर यहाँ पर पूछा, तो आप लिखोगे इन स्टैटिक लिक्विड है, ठीक है, आपका जो ऑल पॉइंट्स इन आ स्ट्रेट लाइन, स्टैटिक लिक्विड की बात हो रही है, ये ना भूलना, ऑल पॉइंट डायनेमिक की नहीं, ऑल पॉइंट मतलब रुका हुआ, ऑल पॉइंट इन अ ऑल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन हैव सेम प्रेशर, ठीक है। अब इसके आगे अगर मान लो हमने कुछ, ये पहला पॉइंट हुआ ना, एट डेप्थ द प्रेशर कैलकुलेटेड बाय एड्रेसिंग, अच्छे से लिखना है, एड्रेसिंग मतलब हमको अगर नीचे आए हैं और हमको निकालना है प्रेशर बाय एड्रेसिंग द डेप्थ। अगर हम डेप्थ में हैं तो डेप्थ को हाथ मतलब ध्यान में देते हुए आपको प्रेशर को वो करोगे, ठीक, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसके बाद और कोई पॉइंट लिख सकते हैं, एक पॉइंट और है, मान लो हमने फोर्स लगाई, मान लो हमने जो फोर्स लगा, अच्छे समझना है, तो अभी आपका वो वाला लॉ आएगा, कौन सा, एक लॉ होता है जिसमें क्या, जिसको मतलब जिससे ये पूरा जो है प्रेशर वाली चीज़ें, इससे हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह सब आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है, वो लॉ भी आएगा। ये चीज़ इतनी समझ में आई कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा, ऑल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन हैव सेम प्रेशर एट डेप्थ द प्रेशर कैलकुलेटेड बाय एड्रेसिंग द डेप्थ, ये होगा, ठीक है। और इस चीज़ देखो जो आपका है एट ये थर्ड पॉइंट है ना, एट डेप्थ द प्रेशर ऑल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल, देखो, ठीक है। ये सडन फॉल आपका ये बैरोमीटर में कैसे क्या होता है, ठीक है, क्लीन वेदर वगैरह सब आपको समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। लीक, फाउंटेन पेन, कुकिंग आपका प्रॉब्लम, ये सब हमने अच्छे से बताई। अब हम इसके आगे समझते हैं चीज़ें। अब देखो हमको पढ़ना है पास्कल लॉ, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, पास्कल लॉ, ठीक। इन्होंने क्या कहा, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम अकाउंट में ना लेना, नेग्लिजिबल, देन अच्छे समझना, ठीक है, देन द फोर्स या फिर सिंपल सी बात आपसे कहेंगे, फोर्स से अच्छा जो प्रेशर है, फोर्स हटाओ ना, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल देन पास्कल लॉ मेन प्रेशर के बाद द प्रेशर इज सेम एवरीवेयर इन द लिक्विड में हर जगह प्रेशर सेम होगा। हमने देखा नहीं हाइट में घट रहा था, लेकिन वो तब था जब ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी डिपेंड करती है हाइट वगैरह के ऊपर, तो उन्होंने कह दिया अगर ग्रेविटी ही ना हो देन द, और कैसी पोजीशन होनी चाहिए आपकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ना, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, लेकिन हमको करना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम जहाँ पर नेट फोर्स आपकी जीरो हो, उन्होंने कही दिया है कि फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल मतलब जीरो हो। समझ में आई बात, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा है, दूसरा सिंपल सा इन्होंने कहा है कि मान लो अगर एक जो है प्रेशर, जो फ्लूइड है, फ्लूइड जो है वो एक्सक्लोज्ड है, मतलब बंद है ना, तो अच्छे समझना, अगर फ्लूइड एक्सक्लोज्ड है तो उसमें सिंपल से कह रहे हैं जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, बस चेंज नॉट। नॉर्मल यही इसमें लिख सकते हो, बड़ी डिफिनेशन इसकी, लेकिन नॉर्मली यही हो सकती है, प्रेशर चेंज नॉट, ठीक है। अब देखो इससे जो कुछ चीज़ें जो इनके लॉ से यूज़ होती है, जैसे हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस आपका, ये सब इन्हीं पास्कल लॉ के ऊपर बेस है ना, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब किसके ऊपर बेस है, आपके किसके ऊपर बेस है, नोट करना है, ठीक है, किसके ऊपर बेस है, आपके पास्कल लॉ के ऊपर, ठीक है। समझ में आई बात कितनी, ठीक है, मार्कर बदल लिए। अब आपका आ जाता है बॉइंट फोर्स या फिर बॉयंसी फोर्स, ठीक है। बॉइंट फोर्स क्या होती है, ये आपकी आ जाती है, ये लिक्विड के ऊपर ही लगती है ना, अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, प्रेशर भी लिक्विड में बात किया, तो ये आपकी होती है लिक्विड के ऊपर लगती है, कहाँ, मतलब लिक्विड का इसमें खेल होता है, बाकी सॉलिड का भी खेल होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स होती क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अच्छे समझना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पार्शली, और साथ साथ में नोट करना, और फुल्ली इमर्स्ड मतलब अंदर डालना, ठीक है, इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देन एन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, और अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट विच इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स, इसको कह सकते हो बॉइंट फोर्स, और बॉयंसी कह सकते हो इसको, मतलब ये एक जो फिनोमेना इसको बॉयंसी कहते हैं। समझ में आई बात कितनी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो समझना अच्छे से, मान लो ये लिक्विड है यहाँ पर रखा हुआ है, इसको अपना हमने कोई अपना मग वगैरह या कुछ भी डाला, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई बाहर की तरफ फेंक रहा है, बस वही है आपकी अपथ्रस्ट फोर्स, सिंपल सी ना, फोर्स होती है इसमें, प्रेशर नहीं होता, ये जो फोर्स होती है इसको कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। बात समझ में आई इतनी कि नहीं, ठीक है। ये पास्कल लॉ तो लिख लिया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक जो लॉ है जो बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं आर्किमिडीज लॉ, वो भी हमको समझना है, ठीक है, समझना बात, वो भी हमको समझना है। उससे पहले जो हमारा ये जो है ना, जो बॉडी फ्लोट करती है, इसका प्रिंसिपल समझ लेना। जो आपकी ये फोर्स कैसी है, अपथ्रस्ट फोर्स है ना, अच्छे समझना। और ये जो बायंस फोर्स है और जो वेट है, इनके ऊपर होता है। मान लो आपने मग डाला, इसका वेट है, इनके ऊपर कुछ खेल होता है। मान लो ये दोनों इक्वल हुए हैं, तो जो है आपकी बॉडी वो क्या करेगी, समझना अच्छे से, वो आपकी फ्लोट करेगी। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। अगर मान लो मतलब ये आपकी, जब अगर ये इतना है तो आपकी करेगी फ्लोट, लेकिन कैसे, फुल्ली इमर्स्ड हो जाएगी, अंदर तक चली जाएगी, फुल्ली इमर्स्ड, लेकिन डूबे नहीं, फुल्ली इमर्स्ड फ्लोट करेगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई फ्लोट, है ना। इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, मान लो अगर ये जो है वेट इसकी, जो बॉयंसी फोर्स है वेट से ज़्यादा हो, तो ये केवल ऊपर फ्लोट करेगी, नीचे कभी आएगी नहीं। और मान लो अगर तीसरा केस जो है, जो आपकी बॉयंसी फोर्स है, ये अच्छे समझना, ये कम हो किससे, आपके वेट से, वेट ज़्यादा हो, जो आपकी बॉडी का वेट है, वेट की बात करें, मतलब इसमें हम अकाउंट में फोर्स को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, हम केवल मास की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा होगा तो आपकी बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर उसका भी खेल आता है, आप जानते होंगे डेंसिटी वगैरह का, लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं और डेंसिटी की बात नहीं करते। अच्छा, डेंसिटी की बात करना तो ऐसे कर लो, अगर मान लो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किससे, आपके ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा, आपका तैरता रहेगा। लेकिन मान लो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो डूब जाएगा। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो फुल्ली इमर्स्ड होके, मान लो कोई आपका मग है, फुल्ली इमर्स्ड कर जाएगा, फुल्ली अंदर रहेगा उसके, लेकिन डूबेगा नहीं और वो तैरता रहेगा। ऐसे तीन कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी वाला भी इसी से रिलेटेड है। अब आपका आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब ये देखो क्या कहता है, कुछ भी इसमें नहीं है, यही चीज से स्टार्ट करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट पार्शली मतलब हमने आधा डाला है, ठीक है, पार्शली। अब एक चीज मैंने, जो वेट है ना, ये वेट को एक चीज याद रखना, ये वेट क्या है, डिस्प्लेस्ड, ठीक है,
वेट जितना इसने वो डिस्प्लेस किया उतना ही वेट है भाई, पूरा लोटा नहीं डूबा, समझ लो ना, ये भी बात होती थी। यहाँ पर वेट जो होगा ये अलग अलग तरह का होगा, अभी वो हम आगे बताएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट पार्शली और होली इमर्स्ड, when an object partially or wholly immersed in a liquid there is apparent, आप देखो ये apparent का वर्ड अभी बताएंगे, apparent weight loss होता है, ठीक है। ये दूसरी डिफिनीशन है, इसकी 2-3 डिफिनीशन होती है, सबसे अच्छी ये लगेगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट पार्शली और होली इमर्स्ड इन लिक्विड देयर इज अपरेंट वेट लॉस, मतलब हमारा वेट लगता है ऐसा कि कम हुआ, असलियत में होता नहीं है। देयर इज अपरेंट वेट लॉस विच इज इक्वल टू द लिक्विड, अब देखना अच्छे से समझना, इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में कि नहीं आई होगी? बिल्कुल, मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसके बराबर ये बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई होगी? ये चीज लिख दिया, अब इसको समझना कैसे। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इमर्स्ड किया गया है, वॉल्यूम ऑफ जो आपका है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट होगा आपका इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट, इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है। और सिंपल सा इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी फोर्स है ना, आपकी जो बायनेंसी फोर्स है वो इक्वल होगी किसके? वेट के, लेकिन कितना? डिस्प्लेस्ड जितना किया लिक्विड उस वेट के, डिस्प्लेस्ड, या फिर इसको अच्छे से लिखो आप इमर्स्ड लिक्विड, जितना इमर्स्ड किया गया उसके वेट के बराबर। इमर्स्ड है ना, इमर्स्ड जितना है इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, जो वेट है वो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का, पूरे ऑब्जेक्ट का वेट मान लो 50 आपका 100 ग्राम है, लेकिन इमर्स कितना किया गया उसका आपका 50 ग्राम है, तो ये जो फोर्स लगेगी 50 तो होगी। ये फोर्स जो है, ये जो बायनेंसी की फोर्स है, ये जो आपके अपथर्स की फोर्स है, ये आपकी रिलेटिव है। रिलेटिव इससे हमने फ्रिक्शन की पढ़ा था, आप जितना एक्सेलरेट करो तो गाड़ी को फ्रिक्शन उतना बढ़ता है, ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, यही चीज़ सिंपल सी इसमें भी थी, इसमें कुछ इतना नया नहीं था। तो आपको ये आपने प्रिंसिपल और ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आई ना बात ये चीज़ इतनी। चलो ठीक है, इतना पूरा अपना नोट करो आप। अब देखो जो प्रेशर, उसकी हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं, जैसे मान लो प्रेशर कैसे, क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, अभी अच्छे समझना, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट उसी का इंक्रीज होगा जो फ्यूजन में एक्सपैंड करेगा, ठीक है। जो फ्यूजन में जब आपका इसका जब मेल्ट होता है, जब इसको एक्सप्लेन ना, मेल्टिंग पॉइंट में जब फ्यूजन होता है तो कोई मेल्टिंग पॉइंट में 2 चीज़ होती है, चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या फिर आपकी एक्सपैंड हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है इसका आपका वैक्स जो ये एक्सपैंड होता है, बिल्कुल ना, इतना याद रखना, तो उसमें इंक्रीज होगा। लेकिन दूसरा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तब होता है जब मेल्टिंग पॉइंट जो उसका फ्यूजन करने में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि आपका सिकुड़ जाए। जैसे आपका होता है, लूसेंट में एग्जांपल दिया है आइस, समझ में आई भाई? ठीक। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा इंक्रीज होता है, याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट आपका ऑलवेज इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, समझ में आई इतनी बात? बिल्कुल। अब इसके बाद हमको देखना है सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होता है ना, ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार, सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा। इसमें देखो क्या है सिंपल से, इसकी क्या लिखना, आप जानते हो हर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना। सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस्ड बाई, है ना, डिस्प्लेस्ड बाई लिक्विड। सेंटर देखो, जब लिक्विड में आप इमर्स करते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस होता है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस बाय लिक्विड, है ना, अब शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस बाय लिक्विड एंड गेट न्यू पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायनेंसी। अब जो न्यू पोजीशन है आपकी, जो न्यू पोजीशन है वही आपकी क्या होगी, न्यू पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायनेंसी। ठीक है, आपको याद रखना क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बायनेंसी इसको कहते हैं। अब इसमें भी एक कैच है जो आपसे पूछ लेते हैं ना कोई और पेपर में, कि मेटा सेंटर क्या होता है। मेटा सेंटर
तो देखो ये जो होता है पूरा जो आपका सिस्टम होता है ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बॉडी है, बॉडी को अगर हम स्लाइटली हल्का सा बस स्लाइटली शिफ्टेड है ना, कोई हल्की सी फोर्स देके शिफ्टेड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम, किससे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो होता क्या है, तो होता क्या, जब बॉडी को स्लाइटली शिफ्टेड बाय इफ, यहाँ इफ लगाना, ठीक, इफ बॉडी स्लाइटली शिफ्टेड बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम देन आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ जो बॉयंसी है शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये हम किसके बारे में लिख रहे हैं, मेटा सेंटर के बारे में, शिफ्ट हो जाता है एंड गेट न्यू पोजीशन, उसको एक न्यू पोजीशन मिलती है, गेट न्यू पोजीशन। तो आपकी जो वर्टिकल न्यू पोजीशन मिल गई, ठीक है, तो आपका ये होता क्या है, मेटा सेंटर, द लाइन से अच्छा लिखो, द वर्टिकल लाइन बिटवीन न्यू पोजीशन जो आई है आपकी, ठीक है, सेंटर ऑफ न्यू पोजीशन, लाइन बिटवीन न्यू पोजीशन आपकी और किसके, इसके सी, सेंटर ऑफ बॉयंसी के बीच में जो एक लाइन आएगी, मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ बीओ था, है ना, इसको ऐसे समझो, और यहाँ पर अब इसका स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये क्या आपका, ये नया पॉइंट है, ठीक है, नया पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं मेटा सेंटर। ऐसे आप समझ में आया होगा ना, डिफिनीशन से अच्छा आप इससे चित्र से समझ लो, यहाँ पर था पहले, अब यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है यही हमारी मेटा सेंटर है। सेंटर जो है इन दोनों के बीच का जो चीज़ है उसी को मेटा सेंटर कहेंगे। समझ में आई इतनी बात की नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये दोनों चीज़ तो नोट होगी, इसके आगे हम लोग देखेंगे डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अब हम देखने वाले डेंसिटी होती क्या है, सिंपल सी चीज़ है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ, बस यही सिंपल सी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही आपकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। सिंपल सी यही डिफिनेशन है। कैसे इसको आप दिखाते हो, डेंसिटी जो होती है उसको हम लोग हमेशा ज़्यादातर रो से इसको करते हैं, इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है, इसको आपको याद रखना ना। बहुत जगह डी से भी दिखा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हम रो से दिखाते हैं, ग्रीक वर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें ये यूनिट इसकी क्या होगी, केजी, और नीचे वॉल्यूम होता है हमेशा मीटर क्यूब में, तो ये हो गया, और बहुत जगह ग्राम पर आपका सेंटीमीटर क्यूब से भी दिखा देते हैं ना, ऐसे भी होती है ना, सेंटीमीटर क्यूब से, दोनों एसआई यूनिट की तरह ले ली जाती हैं, ऐसा है, ठीक है, दोनों कभी कभार एसआई यूनिट की तरह ले ली जाती है ज़्यादातर, लेकिन इसको प्रेफर किया जाता है, बहुत जगह इसको भी प्रेफर किया जाता है ना, या आप क्वेश्चन जब करोगे तो जानोगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये आपकी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपकी प्रेशर जो थी वो भी स्केलर क्वांटिटी थी, तो कोई स्केलर क्वांटिटी का मतलब, लेकिन अब जो प्रेशर है ना उसमें एक थोड़ा सा कैच है, वो स्केलर की जगह उसको आप टेंसर कह सकते हो। क्यों, प्रेशर जो होता है यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, लेकिन उसका जो वेक्टर सम है वो नहीं होता कभी भी, समझना, जो वेक्टर सम है उसका नहीं होता, तो इसलिए उसको टेंसर में रखा जाता है। टेंसर ऐसी चीज़ होती है जिनका जो होती तो स्केलर है, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन होगी, ये भी हो जाता है ना, प्रेशर की डायरेक्शन भी होती है, यूनिफॉर्मली डायरेक्शन होती है चारों तरफ से, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर सम नहीं फॉलो करते हैं। तो आप कहीं अगर स्केलर आए तो स्केलर लगा देना बिल्कुल, लेकिन कहीं टेंसर आ जाए तो आप इसको ना छूना, टेंसर लगाना, यही आपका जो आपका करंट होता है विद्युत धारा उसके साथ भी यही है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब जो रिलेटिव, अब इसके बाद देखो अच्छे समझ में आई, ठीक है। अब आपसे डेंसिटी के बाद एक चीज़ आ जाती है रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसकी यूनिट तो समझ में आएगी केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस सब देखो, अच्छा इन सब के डायमेंशन तो नहीं भूले, हम इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। इसका डायमेंशन क्या हो गया, ml-3, ठीक है। इसका आपका प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया, प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स का था हमेशा के लिए याद रखना mlt-2, और इसका था L स्क्वायर, यानी कि इसका हो गया ml-1t-2, ठीक है। ये सब तो नहीं भूले ना, ये तो नॉर्मल सा है। फोर्स का याद रखना, बाकी एरिया वगैरह का याद रखना, बाकी किसी का भी निकाल लोगे। फोर्स का याद रखना है केवल फोर्स का, बाकी एरिया का L स्क्वायर होता है, क्यूब का जैसे यहाँ पर था, ये मीटर क्यूब है तो इसका L क्यूब होगा, ये ऊपर से उधर गया ना इसलिए माइनस हुआ। समझ में आ रही ना बात, ये इतना याद रखना है, इसको कहते हैं डायमेंशन वगैरह, ठीक है, डायमेंशन निकालना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आपकी डेंसिटी किसी भी मटेरियल की, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ना, किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सब जानते होंगे कि वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है ना एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक, यहीं पर होती है सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद देखना, ये चीज़ तो समझ में आई। अब इसके बाद देखना कुछ बातें इसमें देख ली जाए, जैसे जो आपकी ये है, जो सी जो होती है हमारी नदी वगैरह होती है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है
सी, ऐसा ना लिखें, सी इज वाटर डेंसिटी मोर देन, किससे ज़्यादा होती है, मोर देन नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर से सीज वाटर की जो होती है आपकी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है ना नॉर्मल वाटर से, इसलिए क्या होता है जो सी वाटर होता है उसमें तैरना वगैरह थोड़ा आसान रहता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। और क्या होता है जो इसको है हमारी डेंसिटी को नापा किससे आता है, इसको हाइड्रोमीटर से, ठीक है, आपको याद रखना है हाइड्रोमीटर से, ये चीज़ याद रखना। और जो प्योरिटी ऑफ मिल्क है, प्योरिटी ऑफ मिल्क है ना, प्योरिटी ऑफ मिल्क है, उसके लिए भी एक चीज़ है, उससे नापा जाता है कितना प्योर मिल्क है, उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। इसमें कोई एंजाइम भी पाया जाता है ना, लैक्टोमीटर, इसमें एंजाइम पाया जाता है ना लैक्टोस वगैरह करके, हाँ लैक्टोस। अब इसके बाद देखो, अब इसमें एक चीज़ और देखो, अगर मान लो कोई आइस है, आइस अगर पानी के अंदर है ना, ये एल्यूशन से रिलेटेड ही सारे टॉपिक है। आइस है अगर वो किसी पानी के अंदर है, या आइस का क्यूब पड़ा हुआ है, तो उसका वन यहाँ पर ऐसे दिखाना है, 1/10 पार्ट जो होता है वो बाहर होता है ना, आउटसाइड होता है 1/10 पार्ट। मान लो 100 ग्राम की तो 10 ग्राम बाहर ना, यही तो होगा चीज़। और आप चीज़ें इतनी चीज़ तो समझ में आई आराम से, ठीक है। अगर आइस जो है वो, अगर मान लो आइस जो है ये रखा हुआ है, पानी है और आइस इसके ऊपर है, तो अगर ये आपकी मेल्ट हो गई, अगर ये मेल्ट होगी तो वाटर राइस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम है इसका सॉलिड में उतना ही लिक्विड में हो जाएगा, तो कहाँ से कुछ करेगा राइस, ठीक है। बहुत पॉइंट में कुछ राइस करे तो उसको नेग्लिजिबल ही करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि आप जानते हो क्वांटम लेवल में चीज़ें अलग तरह से काम करती हैं, ये भी चीज़ें। आज देखो लगभग हमने प्रेशर पूरा कंप्लीट कर लिया, बड़ा टॉपिक था, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब वगैरह हर चीज़ को मिला दें तो इससे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। आपके ये जो है क्या कहते हैं, आपके जो मरकरी का जो है और बाकी सारे जो आपके मेटा सेंटर वगैरह रिलेटिव डेंसिटी थी, है ना, हाइड्रोमीटर है, और ये प्योरिटी ऑफ मिल्क लैक्टोमीटर, सबसे ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। ऐसे इसको पूछेंगे कि ये कैसी है, तो ये यूनिटलेस है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है, यूनिटलेस कैसे, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब कट गया, ठीक है। तो नॉर्मली सी साइंस है। अब पूछ ले अगर इसकी डायमेंशन कितनी होती है रिलेटिव डेंसिटी की, तो डायमेंशन लेस, क्योंकि 1 का डायमेंशन कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ों का डायमेंशन कभी पूछे तो ये होता है m0 l0 t0, ठीक है होता है। ऐसे इसमें भी क्या चीज़ जीरो है, टाइम जीरो है, तो उसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत बार आती। तो लगभग हमने प्रेशर का सारा कंप्लीट किया। ऐसे ही साइंस की सीरीज चलती रहेगी, और आपके कोई भी जो कंपटीशन वाले हैं आपके साथी, तो उनको आप इस चैनल के बारे में बताएं। एग्जाम लेजेंड्स नाम से हम पॉलिटी की भी क्लास करते हैं, हिस्ट्री की भी करते हैं और मैथ की भी करते हैं, ठीक है। और हमारा एकेडमिक चैनल जिसमें हम लोग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th 12th 9th 10th सबकी, और मैथ भी पढ़ते हैं अच्छे से हर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकोगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हम उतना लोगों तक दूर तक पहुँचेंगे, और उतना हमारे लिए मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो अपनी नॉलेज को फैला पाएंगे, जो हमारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। और कंटेंट जो है ना, क्या कहते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। उसके लिए बस आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लेक्चर्स देख रहे हो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।